पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक तारीख साज फैसला दिया है। एक ऐसा फैसला दिया है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और उनके साथियों को शिकस्त दी है और जमहूरियत को फतेह दी है। आपको याद है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अब से चंद दिन पहले पेशावर गए थे, खुली धमकियां दी थी कि हमें किसी सूरत सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कबूल नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का सहूलतकार तक कह दिया था। ये भी कहा था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, हम ऑपरेशन हर सूरत जारी रखेंगे। इन तमाम धमकियों को आज पेशावर की हाई कोर्ट ने रद्द किया है और जमहूरियत की फतह का फैसला सुनाया है। आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया कि सुहेल अफरीदी आईनी तौर पर चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कुंडी साहब हैं वो कल सुपहर 4 बजे तक, मतलब कि 15 अक्टूबर सुपहर 4 बजे तक अगर उनका हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती साहब जो हैं वो उनका हल्फ लेंगे। उनको ताकीद की है कि आप हल्फ लेंगे, मतलब कि कल 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी जो हैं वो हल्फ उठाकर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके होंगे। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। आपको अगर याद हो तो हमने इस तरफ इशारा किया था कि अब कोई रुकावट हमें नज़र नहीं आती, ये सब कुछ इसी तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। वजह आपको क्या बताई थी? मैंने आपको मुनीब फारूक का आपके सामने बयान रखा था, आसमा शराजी साहबा का रखा था, और मैंने बैरिस्टर अकील का बयान आपके सामने रखा था, और मैंने आपके सामने रावी का बयान रखा था। ये चारों जो जर्नैली टाउट हैं, इनके बयान के बाद मैंने आपको बताया था कि जो जनरल्स हैं वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं इस मामले में। वो समझते थे कि वो MPS को तोड़ लेंगे। जब वो MPS को नहीं तोड़ सके, उनको समझ आ गई है कि ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने इसी किस्म का माहौल बनाया। इन सब के एक चीफ टाउट हैं सैयद तल्लत हुसैन, उन्होंने भी कह दिया अपने प्रोग्राम में कि वो आइनी तौर पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, उन्होंने वाकई 90 वोट लिए हैं। तो अगर जर्नल्स ने कोई और लाइन लेनी होती तो आपको मुकम्मल तौर पर इन टाउट्स को दूसरा एजेंडा पैडल करते हुए ये आपको नज़र आते। थोड़ा सा अहवाल आपको बता दें आज अदालत में क्या हुआ है। अदालत में जब अदालत ने पूछा कि गवर्नर क्यों मौजूद नहीं है या गवर्नर क्यों ये ओथ नहीं लेना चाहते, जब स्पीकर ने उनको समरी भेज दी, उसके जवाब में सलमान अकरम राजा और दूसरे जो वकला थे उन्होंने बताया कि गवर्नर समझते हैं कि जो इस्तीफ़ा है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो उन्होंने उसकी तहकीक करनी है कि वो वाकई उन्होंने दिया है कि नहीं दिया। उस पर अदालत ने ये कहा कि जब अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, उसके बाद पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तकरीर में भी कह दिया और फिर वोट भी दे दिया नए चीफ मिनिस्टर को, तो फिर कौन होते हैं गवर्नर साहब ये करने वाले? और एग्जैक्टली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरे मुल्क के माहिर जैसे अशतर औसाफ साहब और एतजाज़ एहसन साहब की राय थी कि एक दफ़ा इस्तीफ़ा टेंडर हो गया तो वो मंजूर समझा जाएगा। अदालत ने भी वही अहकामात दिए कि जब एक दफ़ा इस्तीफ़ा गवर्नर तक पहुंच गया तो वो मंजूर हो गया, गवर्नर उस पर अब कुछ नहीं कर सकते। उस पर अदालत ने अहकामात दिए कि गवर्नर को फौरी तौर पर इनका अब ओथ लेना है। अगर गवर्नर कल 4 बजे तक इनका ओथ नहीं लेते तो फिर स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो चीफ मिनिस्टर का ओथ लेंगे और कल ही लेंगे, मतलब 15 अक्टूबर को ही। एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही थी और दूसरी तरफ माजरत इस लफ्ज़ पर थूका हुआ चाटने की कोशिश कर रही थी पीपल्स पार्टी। कराची के अंदर एक तकरीब थी जिसमें कुंडी साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे। ज़ाहिर है ये जर्नल्स की डायरेक्शन पर सब कुछ हो रहा था। पीपल्स पार्टी ये गंदा खेल जो पहले भी अयूब खान, उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान, उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने और तमाम जो कत्लो गारत हुई थी मशरकी पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त जो आज का बांग्लादेश है, उससे भुट्टो साहब के हाथ, मुंह, दामन सब कुछ रंगा हुआ था क्योंकि वो उस वक्त के अर्दली थे, वो उस वक्त के शहबाज शरीफ थे। मसला ये है कि हमारी कौम भूल बहुत जल्दी जाती है और जब किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो हम फिर विक्टिम कार्ड भी बहुत खेलते हैं हमारे यहाँ लोग, और उस विक्टिम कार्ड को सर पर भी उठा लिया जाता है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का बिल्कुल यही किरदार था जो किरदार आज पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। ये आपको कहीं पर भी जब ये जमहूरियत पसंद नज़र आते हैं तो कोई जमहूरियत नहीं होती। ये जमहूरियत तब तक होती है जब तक इन्हें खुद सूट करती है। जो जमहूरियत इनके अपने फ़ायदे में है तब जमहूरियत है, जब जमहूरियत इनको नुकसान दे रही है तो ये फ़ौरन आमिर बन जाते हैं या आमरों के साथ चले जाते हैं। तो गवर्नर साहब
کو अच्छी तरह पता था, बिलावल जरदारी को अच्छी तरह से पता था कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा हो चुका है, इन्हें उनका ओथ लेना है, लेकिन वो फ़रार थे। आज जब अदालत ने फ़ैसला दे दिया और अब गवर्नर ओथ लें या ना लें, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ओथ ले लेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नर साहब को डायरेक्शन कौन दे रहा है? बिलावल जरदारी। क्या कह रहे हैं, सुनिए। गवर्नर साहब, आपको मेरा ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद जरूर करेगा। सुन लिया आपने। अब वो अपना तमस्कर भी उड़ा रहे हैं और गवर्नर का भी उड़ा रहे हैं। खैर, गवर्नर रात को पहुंच गए हैं इस्लामाबाद और वहां से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी पहुंच चुके हैं। जो अब इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो पेशावर रातों रात पहुंच गए, क्योंकि उन्हें अपनी औकात का, आइनी औकात की मैं बात कर रहा हूं, वो अंदाज़ा हो गया है कि इस्तीफ़ा हो चुका है। कल अगर वो मौजूद नहीं होंगे न, तो जाहिर है फिर खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर इस ओथ को ले लेगा और उसके बाद गवर्नर साहब हुए ना हुए एक बराबर हैं। अब जो बिलावल जरदारी हैं, वो भी एक किस्म का, जो जर्नल्स ने पूरा प्लान किया था, एक तरफ लुत्फ़ुर रहमान साहब को कैंडिडेट बनाया हुआ था, उम्मीद थी पीटीआई के एमपीएस को तोड़ लेंगे, वो तोड़ नहीं सके। तो इस सारे माहौल के अंदर अब उनको, और मेरा ख्याल इससे ज़्यादा हजीमत हो नहीं सकती थी जो पीपल्स पार्टी ने खामखा इकट्ठी की है। उनको पता भी था कि इसमें हमें बेइज्जती होना है, लेकिन उन्होंने शौक़ से होना पसंद किया। बहरहाल आज ये फ़ैसला अदालत ने किया और मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला था। और जो अब कल का दिन है, 4 बजे हम हल्फ बर्दारी जो है वो होती हुई इस सारे मामले की देख रहे हैं। आज ही के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, गौहर खान साहब की और बैरिस्टर सैफ साहब की। दोनों के बारे में ये तासर है कि दोनों के बारे में जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मतलब के जनरल्स आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जनरल्स हैं, वो इनके बारे में थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, इसलिए इनको मिलने की इजाज़त दे देते हैं। ये एक तासर है। आज बैरिस्टर सैफ मिलने गए, जब बाहर आए तो उन्होंने जो बातचीत की वो खासी मायूब बातचीत थी। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों मायूब थी। पहले आपको बता दें कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ आज, जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सियासी अमल मुकम्मल हुआ है उस पर उन्होंने सबको मुबारकबाद दी। उन्होंने नए जो नामज़द वज़ीर आला है उसको डट कर वोट देने पर तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद दी और सुहेल अफरीदी को कहा है कि आपने जमकर और बिल्कुल बेबाक होकर खेलना है और आप मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं। उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो इस्तीफ़ा भी दिया और एक बार नहीं कई बार दिया, वोट भी दिया और बिल्कुल जमकर पार्टी के साथ खड़े रहे, तो उनकी भी तारीफ़ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि गद्दारी, पीटीआई पर ये जो गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, ज़ाहिर है डीजीआईएसपीआर को जवाब था जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। उन्होंने कहा गद्दारी के फतवे ना लगाएं, बल्कि पीटीआई अगर इख्तलाफ राय करती है तो इसको गद्दारी कहने का रुझान बहुत ख़तरनाक है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। अवामी मुफाद, मुल्की सालमियत और जमहूरियत के ख़िलाफ़ पॉलिसियों पर तनकीद मेरा सियासी हक़ है। उन्होंने फिर कहा कि हम डीजीआईएसपीआर को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जवाबदेह हैं। ये उनका एक किस्म का मैसेज था कि ये जो वहाँ पर वोट के साथ चीफ मिनिस्टर बने और उससे पहले एमपीएस बने, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जवाबदेह हैं, आपको जवाबदेह नहीं है। सूबाई मैंडेट आवाम का दिया हुआ है, आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कबूल नहीं होगा। फ़ौज और अपने ताल्लुकात के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। इमरान खान ने बताया कि मेरे ख़ानदान के कई अफराद फ़ौज में, 1965 की जंग में उन्होंने कहा कि हमारे 8 घरों में से 7 घर ऐसे थे जिनमें से लोग अफवाज में सर्व कर रहे थे और हम सब ने पाकिस्तान का दिफा अपनी फ़ौज के साथ मिलकर किया था। और वो ख़ुद भी शरीक हुए थे 1965 की जंग में। जो भी वो, एक ज़ाहिर है उस वक्त उनकी उम्र छोटी थी, जो भी बंदूक उठा कर वो कर सकते थे या कम अज़ कम उनका जज्बा था, वो उन्होंने भी अपना जज्बा पेश किया था। अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में की जंग में फ़ौजियों की जब शहादत होती है तो मुझे भी दुख होता है और इसीलिए मैं बात करता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनके ऊपर एक कौमी पॉलिसी बनानी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखना चाहिए। उन्होंने इसमें कहा कि कबाइल को भी साथ लें,
اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہو، ظاہر ہے ملٹری کی سائڈ بھی ہو. انہوں نے کہا افغانستان کی حکومت سے بھی بات کریں، تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے پھر ایک پالیسی مرتب کریں اور پھر جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے وہ کریں. اس طریقے سے فوجی آپریشن اور کولیٹرل ڈیمیج ہم اس کو نہ برداشت کریں گے، نہ اس کو ہم سپورٹ کریں گے. اور جب ہم ایسی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کسی صورت غدار نہ کہا جائے، ہم غدار نہیں ہیں. پھر تحریک لبیک کے اوپر جو انسانیت سوز ظلم ہوا، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، نہتے مظاہرین پر گولیاں جو چلائی گئیں، اس کو انہوں نے ناقابل قبول کہا، تشدد کی سخت مذمت کی اور یاد دہانی کروائی کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بھی اسی طرح سنائپر سے گولیاں ماری گئیں اور شہید کیا گیا. مرید کے سانحہ میں نہتی عوام پر گولیاں چلانا انسانیت سوز عمل ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے. اب جب بیرسٹر سیف باہر آئے، انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا عمران خان نے کہا میں فوج کا وفادار ہوں. اور اب یہ جو جملہ تھا یہ درست نہیں ہے. مطلب اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ فار ایگزامپل کل کو کوئی فوجی جنرل یہ کہے کہ میں پارلیمنٹ کا وفادار ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو ریاست ہے یہ ظاہر ہے پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں ان سے مل کے بنتی ہے. ریاست پاکستان کا ہر شخص نے وفادار ہونا ہے، آئین کا وفادار ہونا ہے. اسی طرح نہ ہم آرمی چیف سے کسی وزیر اعظم کی وفاداری مانگتے ہیں اور نہ ہی کسی سیاسی لیڈر سے کسی ادارے کی وفاداری مانگی جائے. جیسے پاکستان کا ہر جو فوجی ہے، وہ آفیسر ہے یا جونیئر ہے، وہ آئین پاکستان کا وفادار ہونا چاہیے، وہ ریاست پاکستان کا وفادار ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہر سیاستدان نے بھی ریاست پاکستان کا وفادار ہونا ہے. نہ ہی کسی فوجی افسر نے کسی سیاستدان کا وفادار ہونا ہے اور نہ ہی کسی سیاستدان نے اس فوجی افسر کا وفادار ہونا ہے. بیرسٹر سیف صاحب ظاہر ہے بیچارے جو خود سوچتے ہیں اسی طرح کے الفاظ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آج استعمال کیے، جس پر ان پر خاصی تنقید ہوئی. لیکن آج وہاں سے جو میرا خیال ہے جو وہ خبر لے کر آئے ہیں اس میں ایک تو یہ بھی ہوگی کہ بیرسٹر سیف صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اگلی حکومت کا حصہ بنوں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، وہ حصہ رہتے ہیں کہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں خیبر پختونخوا میں وہ وہی رہیں گے جو پہلے مزمل اسلم صاحب تھے، وہی کنٹینیو کریں گے. باقی پوری کابینہ جو ہے وہ نئے چیف منسٹر اپنی مرضی سے اپنی مرتب کریں گے. اور ظاہر ہے اس میں صورتحال نظر آئے گی آنے والے دنوں میں وہ کس کو اپنی کابینہ میں پک کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. جب وہ پک کریں گے تو اس کے اوپر پھر سارے لوگ ان کے میرٹس ڈی میرٹس کے اوپر ضرور بات کریں گے.